नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक और न्यूज़ यहाँ पे, न्यूज़ किससे रिलेटेड है? तो भाई दो चीज़ों में इस समय पे कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक तो चल रही है भाई कैटल स्मगलिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। कैटल स्मगलिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ये कोई नया इशू नहीं है। छोटी मोटी न्यूज़ों पे ये आता रहा है, लेकिन कभी इस पे उतना ध्यान नहीं गया है। तो अभी के लिए देखा जाए तो कैटल स्मगलिंग जो होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इसके ऊपर एक बहुत ही फुल फ्लेश्ड इन्वेस्टिगेशन चला रखी है सीबीआई ने। और कुछ थोड़ी बहुत रेड जो है वो इलीगल कोल माइनिंग इन वेस्ट बंगाल को पकड़ने के लिए भी करी जा रही है। तो बेसिकली हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये न्यूज में क्यों है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के बारे में थोड़ी बात जानेंगे, और इसके बीच में जो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। देखिए, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व बहुत मेजर चीज है। वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होने वाले हैं, और जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होने वाले होते हैं उस समय पे इस तरीके के मुद्दे बहुत सामने आते हैं। ठीक है ना। उस टाइम पे होता क्या है कि भाई जो प्रेजेंट रूलिंग सरकार है उसको हटाने के लिए उसकी जो खामियां हैं वो लोगों के सामने लेके आओ, और शायद वही यहां पे करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए, डेफिनेटली इलीगल कोल माइनिंग गलत है। कैटल स्मगलिंग अगर होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इलीगल तरीके से, चूंकि स्मगलिंग है तो वो इलीगल ही है। तो अगर इलीगली कैटल स्मगलिंग हो रही है चाहे इलीगली कोल माइनिंग हो रही है, वो दोनों गलत है। बट इसको बंद करने की जरूरत है। इसको उठा के आप कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहो, ये गलत बात है। तो अगर पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये रोड्स पड़ रही हैं, ये रेड पड़ रही हैं, तो गलत बात है। अगर सच में चीज गलत को होने से रोकने के लिए रेड पड़ रही है तो बात अलग है। इस पूरे टॉपिक को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में खंगालने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो न्यूज में क्यों है? तो भाई सीबीआई का क्रैकडाउन हुआ है क्रॉस बॉर्डर काउ स्मगलिंग पे वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में ऐसा सुनने में आता है कि कुछ स्मगलर्स बीएसएफ ऑफिसर्स की मदद से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, कस्टम ऑफिसर्स की मदद से, और कुछ जो रैकेट चलाने वाले लोग हैं उनकी मदद से, और ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है आपकी वेस्ट बंगाल की, तृणमूल कांग्रेस, उसके कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। और ये सब लोग नेक्सस बना के काऊ को स्मगल कर रहे हैं इंडियन साइड से बांग्लादेश साइड में। केवल काऊ ही नहीं, और प्रकार की कैटल जैसे कि आपकी बुलक्स, आपकी बफेलो, ये भी स्मगल होती हैं, बट काउस बहुत ज्यादा स्मगल होती हैं। रिसेंटली सीबीआई ने रेड्स कंडक्ट की किसके घर पे? विनय कुमार मिश्रा के घर पे। विनय कुमार मिश्रा कौन है? तृणमूल कांग्रेस के एफिलिएटेड, जो तृणमूल की यूथ कांग्रेस है ना, यूथ कांग्रेस, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। तो भाई इनके घर पे रेड पड़ी। सीबीआई ने इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्किप कर दिया, ये इन्वेस्टिगेशन में गए ही नहीं। तो सीबीआई ने इनके अगेंस्ट में लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। मतलब ये बोल दिया कि ढूंढ के लाओ, इनसे पूछताछ करनी है। ठीक है ना भाई। कहीं ना कहीं यहां पे सीबीआई क्या खंगालने की कोशिश कर रही है? सीबीआई स्पेकुलेटिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन एन एलिज्ड ऑर्गेनाइज्ड रैकेट बिहाइंड कैटल स्मगलिंग केस एंड कोल माइनिंग केस। वेस्ट बंगाल में जो इलीगल कोल माइनिंग हो रही है, और इंडिया से जो बांग्लादेश में इलीगल प्रकार से ये जो गायें भेजी जाती हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व है, बीएसएफ भी इन्वॉल्व है, और पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। अगर आप बात करो 19 दिसंबर 2015 से 22 अप्रैल 2017, तो 19 दिसंबर 2015 से लेके 22 अप्रैल 2017 तक ऐसा बोला जाता है कि 20,000 काउस को इंडियन साइड से बांग्लादेश की तरफ स्मगल किया गया। और इसमें मदद किसने की? इसमें मदद की है सतीश कुमार जी ने। सतीश कुमार जी कौन है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कमांडेंट है। ये तीन ट्रेडर्स के साथ इन्वॉल्व थे। एक ट्रेडर था इनामुल हक, एक ट्रेडर था अनरुल शेख, और एक था मोहम्मद गुलाम मुस्तफा। तो ये सब लोग मिलकर कर क्या रहे थे? तो भाई कैटल को ट्रेड कर रहे थे, काऊ को ट्रेड कर रहे थे फ्रॉम द इंडियन साइड टू बांग्लादेशी साइड। ये न्यूज है लगभग 18 नवंबर 2020 की। तो ओवरऑल कैटल स्मगलिंग के ऊपर यहां पे बातचीत करी जा रही है, और कहीं ना कहीं जो बीएसएफ के ऑफिशियल्स हैं, जो दूसरे स्टेट पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है। अब यहां पे देखते हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल स्टेट के बारे में बात करो, तो यहां से आपका शुरू हो रहा है वेस्ट बंगाल स्टेट। ये पूरा सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल स्टेट में आता है। तो ये पूरा का पूरा आपका वेस्ट बंगाल स्टेट है। और इसके राइट साइड पे आपको, इसके ईस्ट में आपको बांग्लादेश नजर आ रहा है। बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर की बात करिए तो 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। ओके। पांचवें नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर है। 262 किलोमीटर ऑफ आसाम बांग्लादेश की बॉर्डर रखता है। 856 किलोमीटर इन त्रिपुरा बांग्लादेश का बॉर्डर रखता है। 318 किलोमीटर इन मिजोरम, 443 किलोमीटर इन मेघालय, एंड 2217 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ बॉर्डर रखता है। बांग्लादेशी डिवीजन माइमन सिंह, खुलना, राजशाही, रंगपुर, सिरट, चिट्टागोंग, ये बॉर्डर पे लोकेटेड है। ठीक है भाई। अगर आप बात करो तो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे बहुत सारे बॉर्डर पिलर भी लगाए गए।
लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो बॉर्डर पिलर हर जगह पे नहीं लगाए गए। जहां पे बॉर्डर फिक्स किया गया है वहां पे दोनों साइड में फेंसिंग लगा रखी है, जहां पे बॉर्डर फिक्स नहीं किया गया वहां पे कहीं कहीं बॉर्डर पिलर भी लगा रखे हैं। ठीक है भाई, केंद्र सरकार की तरफ से या फिर आप कह लीजिए केंद्र सरकार की जो एजेंसी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से, इसकी तरफ से पिछले कुछ महीनों में बहुत मैसिव स्केल पे आप कह सकते हो इन्वेस्टिगेशन चल रही है कैटल स्मगलिंग के अगेंस्ट, जहां पे बीएसएफ और कस्टम ऑफिशियल से काफी पूछताछ चल रही है। अगर आप बात करो तो वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में इससे पहले भी वेस्ट बंगाल की रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत से इल्जाम लगाए गए। जैसे शारदा चिट फंड स्कैम का आपने नाम सुना होगा, 2013 का केस है। एक नारदा आप कह सकते हो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। अगर आप बात करो 2013 में वेस्ट बंगाल में जो रूरल पोल्स हुए थे, 2014 में लोकसभा के जो इलेक्शन हुए वेस्ट बंगाल में, और 2016 में जो असेंबली इलेक्शंस हुए आपके वेस्ट बंगाल में, उससे पहले सीबीआई और इन्वेस्टमेंट इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बहुत सी पॉन्जी स्कीम्स के ऊपर केसेस चलाए, बहुत सारे दूसरे मैटर्स में केसेस चलाए जहां पे वेस्ट बंगाल की रूलिंग पार्टी जो थी तृणमूल कांग्रेस, उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता था। तो चाहे वो केस आपका शारदा फंड से रिलेटेड, चिट फंड स्कैम से रिलेटेड, जहां पे ऐसा बोला जाता है कि 4 से 6 बिलियन डॉलर्स लोगों के जमा किए गए और बाद में पैसा हड़प गए, यहां पे सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स जुड़े थे। चाहे आप नारदा ये नारदा जो स्टिंग ऑपरेशन थी इसकी बात कर लीजिए, और उसके बाद चाहे आप ये कैटल स्मगलिंग जो कि रिसेंटली अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, या फिर इलीगल कोल माइनिंग, ये सब कहीं ना कहीं इलेक्शन से जस्ट पहले शुरू किए जाते हैं। तो चाहे लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हो और चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन आने वाले हो, इलेक्शन से जस्ट पहले इस प्रकार की रेड्स होनी शुरू होती हैं। और कहीं ना कहीं इस कैटल स्मगलिंग वाले हिस्से में भी तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स को घसीटा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने साफ साफ बोल दिया है कि भैया हमारा इसके साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब विनय मिश्रा जो कि तृणमूल कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, इनको बुलाया गया और ये नहीं आए, तो इनके भाई विकास को बुलाया गया, और विकास से जो भी पूछताछ हुई है वो एक अलग बात है। ठीक है भाई, तो भाई सीधी सीधी बात है, कुछ लोगों का क्या बोलना है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव्स हैं, वेस्ट बंगाल में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, तो केंद्र की सरकार केस चला रही है। सवाल ये उठता है यहां पे कि भाई अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको पहले क्यों नहीं रिजॉल्व किया गया, इलेक्शन तक का इस्तेमाल इंतजार क्यों किया जाता है। यहां पे एक बेसिक ब्रीफ इन्फो इलीगल कोल माइनिंग के बारे में भी देख लेते हैं, फिर कैटल स्मगलिंग पे वापस आएंगे। कोल माफिया और इलीगल माइनिंग फील्ड्स बहुत से हैं वेस्ट बंगाल में, मैं ये बोलूंगा कि केवल वेस्ट बंगाल में नहीं है, ये और भी बहुत स्टेट्स में इलीगल कोल माइनिंग होती है, सबको पता है। ठीक है ना, एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट लॉबी इसमें इन्वॉल्व है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कोल बेल्ट में अपनी इलेक्शन प्रोसेस को किया था तो उन्होंने बोला था कि भाई इलीगल कोल माइनिंग को रोकेंगे। इलीगल कोल माइनिंग की वजह से बहुत सी एक्सीडेंटल डेथ्स हो जाती हैं, लोग मर जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी की मौत का किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कुछ नहीं होता, इलीगल माइनिंग चलती रहती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वेस्ट बंगाल में 12 लोकेशंस पे रेड करी और इलीगल कोल माइनिंग को ढूंढने की कोशिश की। ये देखा कि भाई इलीगल कोल माइनिंग के चलते पब्लिक सेक्टर का कितना कोयला लूटा जा रहा है, कितने लोगों की जानें जा रही हैं। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पे भी रेड हुई है। ओके भाई, और 28 नवंबर 2020 को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एंटी करप्शन ब्रांच में 45 डिफरेंट लोकेशंस में रेड की, किसमें, इलीगल कोल माइनिंग को लेकर, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में कोल स्मगलिंग रैकेट को बस्ट करने के लिए जो फोकस था वो वेस्ट बंगाल पे ज्यादा था। अब बात की जाए कि जो कैटल स्मगलिंग का जो प्रॉब्लम चल रही है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, ये मार्केट कितना बड़ा है, मार्केट बहुत बड़ा है। दिस कैटल स्मगलिंग इज वर्थ नियरली $1 बिलियन। हजारों की तादाद में हर साल कैटल स्मगल होते हैं इंडिया से बांग्लादेश की तरफ, क्योंकि बांग्लादेश में प्रोटीन की सप्लाई चाहिए। देखिए, काऊ एक ऐसा जानवर है जिसको इंडिया में ज्यादा काट के नहीं खाया जाता, ठीक है ना, ओपन में तो नहीं खाया जाता, चाहिए तो दंगे पड़ जाएंगे। यहाँ पे आप देख ही लेते हो कि अगर डाउट भी हो जाता है कि कोई पर्सन काऊ का मीट लेके जा रहा हो तो उसकी मॉब लिंचिंग हो जाती है इंडिया में, जो कि सही नहीं है। उसके बाद अगर आप बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज की बात करो तो यहाँ पे खुलेआम काऊ खाई जाती है। वहां पे काऊ, बुलक, बफेलो, हर चीज खाई जाती है। बफेलो का मीट तो खैर इंडिया में भी कंज्यूम होता है। जो बीफ होता है ना, वो बीफ आपका बफेलो की मीट का भी हो सकता है, काऊ की मीट का भी हो सकता है। तो इंडिया में जो बीफ कंज्यूम किया जाता है वो बफेलो की मीट का होता है ज्यादातर। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के अगर लोगों से आप बात करोगे तो उनको चिकन, मटन, बफेलो से ज्यादा स्वादिष्ट काऊ लगती है। बहुत उम्दा वहां पे काऊ खाई जाती हैं, खूब सस्ती भी बहुत मिलती है। ये रियलिटी है आज की डेट में। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में काऊ को मार के खाया जाता है, तो काऊ की स्टेडी सप्लाई चाहिए, तो इंडिया से बहुत सारी काउस को इलीगली स्मगल करके बांग्लादेश लेके जाया जाता है ताकि वहां पे प्रोटीन की सप्लाई बनी रहे। फिर भाई ईद उल जिहा के फेस्टिवल्स पे कैटल को काटा भी बहुत जाता है, मास सैक्रिफाइस होता है कैटल का, तो इसके लिए भी चाहिए बहुत सारा कैटल।
और कहीं ना कहीं पैसा भी इन्वॉल्व है। जो काऊ इंडियन मार्केट में, जो बफेलो इंडियन मार्केट में बिक रही है, उसके बहुत ज्यादा दाम आपको बांग्लादेशी मार्केट में मिलेंगे। तो एक फुल ग्रोन बफेलो जो कि इंडिया में 50,000 रुपए की होगी, उससे बांग्लादेश में आपको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। एक बुलक से 80,000 रुपए मिलेंगे। तो जो मेल काऊ कह लीजिए, मेल आप कैटल कह लीजिए, जो मेल कैटल होता है, उस मेल कैटल को अगर आप कैस्ट्रेट कर दो तो वो ऑक्सन बन जाता है। ओके, क्या होता है कि जो सांड होते हैं, क्रूड वर्ड में बोलो, जो इंडिया में जो सांड होते हैं, ओके, इनको बहुत सारे केसेस में कैस्ट्रेट कर दिया जाता है। क्यों कैस्ट्रेट? मतलब इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स उनको काट दिया जाता है, ताकि इनके जितने भी हार्मोन्स हैं, इनकी जितनी भी लिबिडो है, मिट जाए और इनको कंट्रोल करना आसान हो। तो ऑक्सन का भी मीट बिकता है। तो जो बुलक है वो 80,000 रुपए का बिकता है बांग्लादेश में। 1.5 लाख रुपए की वहां पे बफेलो बिकती है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में जो दाम मिल रहे हैं इन जानवरों के, दूसरे बांग्लादेश में दाम ज्यादा मिल रहे हैं। तो इसके चलते क्रिमिनल्स को मौका मिल जाता है कि छोटे मोटे लोगों को इन्वॉल्व करके, पेडलर्स को इन्वॉल्व करके कैटल को बॉर्डर क्रॉस करवा दो। और ये जो पेडलर्स होते हैं ना, ये बांग्लादेश की साइड के होते हैं। तो बांग्लादेश की साइड पे जो क्रिमिनल्स ऑपरेट कर रहे हैं ना, वो इन पेडलर्स को बोलेंगे कि तुम जाओ इंडिया साइड से, और इंडिया साइड से तुमको ये फला फला पर्सन कैटल देगा, उस कैटल को इधर ले आना। और जब इन पेडलर्स को बीएसएफ पकड़ लेता है, तो भाई ये पेडलर्स कई केसेस में मारे जाते हैं। ओके, कई केसेस में ये पेडलर्स अरेस्ट हो जाते हैं, जिसके चलते बांग्लादेशी मीडिया में और बांग्लादेशी लोगों में इंडिया की एक बुरी इमेज बनती है। कैटल स्मगलिंग के चलते बॉर्डर पे जो भी मौतें होती हैं, इससे इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते खराब होते हैं। आप समझिए बात को, यहां पे स्मगलिंग, आप समझिए, जो कैटल स्मगलिंग है ना, ये इंडिया में क्राइम है, बांग्लादेश में क्राइम नहीं है ये। बांग्लादेश की मीडिया में जब भी, आप समझिए, जब भी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे आपने अक्सर का न्यूज सुनी होंगी कि कुछ बांग्लादेशी सिटीजन्स मारे गए, इंडियंस ने बोला कि वो स्मगलिंग कर रहे थे। और बांग्लादेश की मीडिया क्या रिपोर्ट कर रही थी कि ये ट्रेडर्स थे। इनको बांग्लादेशी मीडिया में ट्रेडर्स दिखाया जाता है, ठीक है ना, वहां पे इनको स्मगलर नहीं दिखाया जाता। तो इंडिया तो स्मगलर्स को पकड़ रहा था, कैटल स्मगलर्स को। हमारे जो बीएसएफ के जवान है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, वो तो स्मगलर्स को पकड़ रहे थे। और वो उन स्मगलर्स को भी पता है कि अगर बीएसएफ के हाथ पकड़े गए तो मारे जाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि वो बीएसएफ वालों पे अटैक कर देते हैं, इतनी हिम्मत हो जाती है। 16 बीएसएफ पर्सनल्स पे अटैक हुआ है 2020 में। अभी बीएसएफ पर्सनल्स पे अटैक होगा तो बीएसएफ वाले अपने, मतलब सेल्फ डिफेंस में गोली तो चलाएंगे, वहां मरने के लिए तो ना खड़े रहेंगे। तो भाई कैटल ट्रेडर्स मरते हैं, बीएसएफ के वेल ट्रेड जवान से क्या ही लड़ेंगे कैटल ट्रेडर्स। और जब ये कैटल ट्रेडर्स, और या फिर कह लीजिए कैटल स्मगलर्स, क्योंकि कैटल ट्रेडर्स है बांग्लादेशी मीडिया में, इंडियन मीडिया में कैटल स्मगलिंग है, क्योंकि स्मगलिंग कर रहे हैं भाई, आप गलत तरीके से कैटल को लेके जा रहे हो उस तरफ पे। अच्छा, बांग्लादेश का ऑफिशियल स्टांस कुछ अलग है। बांग्लादेश की सरकार क्या बोलती है कि आप कस्टम्स को, बांग्लादेशी कस्टम्स को थोड़ा बहुत पैसा देके कैटल को बांग्लादेश के अंदर लेके आ सकते हो, बशर्ते वो आप इंडिया से लेके ना आए, आप ये डिक्लेयर करो कि आप कहीं बॉर्डर इलाके से पकड़ के लेके आए हो। बट बॉर्डर इलाके पे कोई कैटल पैदा थोड़ी ना हो रही, वो आ तो इंडिया से स्मगल होके रही है ना भाई। तो कहीं ना कहीं जब ये कैटल स्मगलर्स मरते हैं तो इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते खराब होते हैं। अब इस रैकेट को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि ज्वाइंट एफर्ट आए इंडिया और बांग्लादेश की तरफ से। जब दोनों कंट्रीज ज्वाइंट एफर्ट करेंगी तभी ये स्मगलिंग बंद होगी। बॉर्डर मैनेजमेंट इंप्रूव होना चाहिए दोनों कंट्रीज के बीच में, और एक कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए जिससे इलीगल एक्टिविटीज कंट्रोल हो। कहीं ना कहीं जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट है बहुत हद तक प्रोएक्टिवली यहां पे इन्वॉल्व इसलिए नहीं होती है क्योंकि प्रोटीन सप्लाई चाहिए ही चाहिए भाई, कैटल चाहिए ही चाहिए। और अगर कैटल आ रही है इंडिया की तरफ से तो क्या बुरा है। तो इंडिया के लिए तो जो कैटल स्मगलिंग है क्रिमिनल एक्टिविटी, बट बांग्लादेश के लिए नहीं है, ठीक है ना भाई। उसके चलते जब ये स्मगलर्स इंडिया में बीएसएफ के हाथों मारे जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। प्लस बांग्लादेशी सरकार को रेवेन्यू भी मिलता है। ये जो कैटल स्मगलर्स होते हैं जब ये कस्टम से पास होते हैं तो ये बांग्लादेशी सरकार को कुछ पैसा दे देते हैं, पर कैटल कुछ पैसा जमा कर देते हैं, जिसके चलते जो बांग्लादेशी कस्टम्स है वो भी इनको पार कर देता है। प्लस करप्शन भी होता ही होगा साइड पे, तो करप्शन से वहां के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसा मिल रहा है और थोड़े बहुत नॉमिनल चार्जेस से बांग्लादेशी सरकार को पैसा मिल रहा है, तो सब चुप है। लेकिन इंडिया के तो कैटल जा रहे हैं ना, तो इंडिया वाले जब बीएसएफ वाले रोकेंगे तो प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि बीएसएफ वाले भी शायद दूध के धुले नहीं है, क्योंकि सीबीआई यहाँ पे इंक्वायरी इस बात की कर रहा है कि शायद ये जो बीएसएफ के कमांडेंट है ना, या बीएसएफ के जो जवान है, यही इन्वॉल्व है किसके साथ, इन रैकेटर्स के साथ, इन स्मगलर के साथ। जो कस्टम ऑफिशियल है यही इन्वॉल्व है इन रैकेटर्स के साथ, स्मगलर के साथ। अब ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है, इसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है, ये अभी प्रूव नहीं हुआ है। सीबीआई ने बोला है कि हो सकता है कि कुछ बीएसएफ ऑफिशियल्स और कस्टम ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हो इस कैटल को उस तरफ स्मगल करने के लिए। अभी इन्वॉल्व है या नहीं है वो एक अलग बात है। सीबीआई ये बोल रही है कि भाई पर हेड ऑफ कैटल बीएसएफ जवान को शायद 2,000 रुपए दिए जाते हैं और कस्टम ऑफिशियल्स को शायद 500 रुपए दिए जाते हैं, और जो भी ऑक्शन का प्राइस होता है उसका 10% ऑक्शन प्राइस कस्टम ऑफिशियल्स के पास जाता है।
कुछ यहां पे लीगल ट्रेड भी होता है, सारा ट्रेड इलीगल नहीं है। बहुत सारा ट्रेड इलीगल भी है, ऐसा बोला जा रहा है, जिसको आप स्मगलिंग बोलते हो। कुछ ट्रेड लीगल भी है। तो क्या होता है कि कुछ कैटल को सच में इंडियन साइड से बांग्लादेश साइड पे भेजा जाता है लीगली, लेकिन उसको भेजने का जो तरीका है ना, वो गलत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब बीएसएफ के रिकॉर्ड्स चेक किए गए, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स चेक किए गए, जहां पे देखा गया कि किस किस कैटल का कैसे कैसे ऑक्शन किया गया, तो ये पता चला कि जो कैटल का साइज है वो छोटा दिखाया गया, जिसके चलते ओवरऑल जो कैटल का दाम था बीएसएफ के रजिस्टर में उसको कम दिखाया गया, जिसके चलते कैटल को सस्ते में बेच दिया गया, जबकि वो कैटल ज्यादा का था, और इससे बीएसएफ के ऑफिशियल्स ने और कस्टम्स ने घूस खा ली, पैसे खा लिए। ये सीबीआई बोल रही है। कितना सच कितना गलत ये नहीं कह सकते। सीबीआई चार्जशीट फाइल कर सकती है, सीबीआई की कोर्ट में अगर केस चले तो वो सजा भी सुना सकते हैं, बट सजा अभी सुनाई गई नहीं है। मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए सारी एक्सरसाइज हो रही है। जैसे इलेक्शन शांत हो जाएंगे, सारी एक्सरसाइज भी शांत हो जाएगी। फिर इस तरीके की जो इलीगल कैटल ट्रेडिंग है, इसको रोकने के लिए बहुत सिंसियर एफर्ट जरूरी है, क्योंकि इस तरीके की जो कैटल ट्रेडिंग है ना, वो मनी लॉन्ड्रिंग और गोल्ड स्मगलिंग से एसोसिएटेड है। क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े रैकेटर्स इन्वॉल्व हैं। जो रैकेटर्स हैं वो 1000, 2000, 3000 काऊ की स्मगलिंग करते होंगे एक बार में। तो जब वो स्मगलिंग करते होंगे तो बांग्लादेश की तरफ से जो पेमेंट है वो जरूरी नहीं कैश में आए, हो सकता है गोल्ड में आए। तो गोल्ड स्मगलिंग भी इससे जुड़ी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग भी इससे जुड़ी हुई है। तो इसको आप बहुत आराम से ट्रांस बॉर्डर क्रिमिनल एक्टिविटी में लेके आ सकते हो। और अगर इसको रोकना है तो स्टेट एजेंसीज के रोल की जरूरत है। तो वेस्ट बंगाल की पुलिस की, हमारे बीएसएफ की, और साथ साथ जो बांग्लादेश की बॉर्डर पुलिस है और जो बांग्लादेश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सब लोग इन्वॉल्व होंगे तभी रोका जा सकता है। और कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी इसलिए भी जरूरत है, क्योंकि जो कैटल है, ऐसा थोड़ी ना कि वेस्ट बंगाल से ही सारे कैटल जा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से पहले वो कैटल वेस्ट बंगाल में आते होंगे, फिर वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में लेके जाए जाते होंगे। तो रास्ते में भी तो इसको, इस पूरे के पूरे नेक्सस को तोड़ा जा सकता है। फिर खास बात दोस्तों ये है कि वेस्ट बंगाल के लोकल इलाकों में अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी तो लोग स्मगलिंग के काम में फंसेंगे नहीं। टेक्नोलॉजी बेस्ड विजिलेंस होना चाहिए, ट्रांस बाउंड्री माफिया नेटवर्क को खंगालना जरूरी है। इस प्रकार की चीजें करके ही, इंडिया बांग्लादेश कोऑपरेशन करके ही इस प्रकार की स्मगलिंग एक्टिविटीज को रोक सकते हैं। ये बताया गया यहाँ पे। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देखने को मिली होगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा देना और कमेंट कर देना एंगेजमेंट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।